अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन तहरीके इंसाफ को मखसूस सीटें देने का नोटिफिकेशन जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूसरी वजाहत में भी वाज़े कर दिया है, अब कोई गुंजाइश है ना ही किसी वजाहत की ज़रूरत है। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली का भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि 12 जुलाई का फैसला अटल है और रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक बार फिर नाजरीन एक ऐसे वक्त में वजाहती हुक्मनामा जारी किया है जब हुकूमत अपने नंबर पूरे ना होने के बावजूद एक मतनाज़े आईनी तरमीम लाने जा रही है। नाजरीन, आज जब ये वजाहती ऑर्डर आया, यानी जब जजेस फैसला लिख रहे थे, एंड उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी इसी नुक्ते को लेकर एक इजलास हो रहा था, जिससे तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के शिक को लेकर एक बार फिर से पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं ये हुक्मरान इत्तेहाद की झोली में डाल देगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो हुकूमत को आईनी तरमीम लाने के लिए ज़ाहिर है मौलाना की ज़रूरत रहेगी और ना ही आर्टिकल 63A पर ज़मीर के वोट लेने की। ज़राए के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन के इजलास में कानूनी टीम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मशवरा दिया कि इलेक्शन एक्ट बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का हुक्मनामा गैर मौसर हो चुका है, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बजाय पार्लियामेंट का जो बनाया कानून है उसके मुताबिक फैसला करें। अब इससे पहले कि मखसूस सीटों पर इलेक्शन कमीशन कोई हतमी फैसला करता, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। अक्सरियती जजेस ने राय दी कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को गैर मौसर नहीं कर सकती। नाजरीन, आपको याद होगा कि मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था उसके जवाब में हुकूमत ने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। जब बात नहीं बनी तो फिर अगस्त में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर किया गया। इस बिल के अहम निकात ये थे कि अगर कोई रुकन पार्टी टिकट जमा नहीं करवाता तो वो आज़ाद तस्वुर होगा। अगर कोई रुकन पार्लियामेंट 3 दिन में किसी जमात में शामिल नहीं होता तो बाकी मुद्दत में वो आज़ाद ही रहेगा। तीसरा नुक्ता ये था कि जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। नए बिल में ये भी कहा गया कि बिल का इत्तलाक जो है ये माजी से होगा। यही वो नुक्ता है जिस पर इलेक्शन कमीशन आज तक सोच में पड़ा है कि वो अब क्या करे, सुप्रीम कोर्ट की सुने या फिर पार्लियामेंट की माने। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत भी मांगी, नज़रसानी भी दायर की, उस पर 8 जजेस ने आज दूसरी बार वजाहत जारी कर दी। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या होगा ये अभी तक एक मिस्ट्री है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले और बार बार वजाहतों के बावजूद इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इतनी ताख़ीर क्यों कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से। अगर इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस जो सीटें हैं ये हुक्मरान इत्तेहाद को देता है तो क्या ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा? तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। तो अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है तो अब तक क्यों नहीं हुई है? इस पर वकला बिरादरी क्या सोच रही है? आबिद ज़ुबैरी साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार, माहिर कानून, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब आपका। आबिद ज़ुबैरी साहब, पहले 12 जुलाई का फैसला, उसके बाद एक तफसीली फ़ैसला आया, उसके बाद एक शॉर्ट ऑर्डर आया, फिर उसके बाद एक तफसीली ऑर्डर जारी करने की ज़रूरत पेश आई जब इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी, वजाहत दी गई। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने जब कन्फ्यूजन का इजहार किया, आज फिर एक वजाहत देनी पड़ गई सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कितनी बार वजाहत दे? हमारा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आता क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आता है। ये तौहीन अदालत तो ये पिछले साल से करते हुए आ रहे हैं, जब इलेक्शन नहीं करवाए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के उसमें, तो ये मुतवातिर ये तौहीन अदालत करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अदालत ने कभी उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया और सिर्फ बातें ही होती रहीं। तो इसकी वजह से वो और शेर हो गए। उन्होंने कहा कि चलो हम कर लेते हैं। और देखिए, वो मैं तो समझता हूँ विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट के ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये आज़ाद तो है ही नहीं। अपने आप को ये बात करते हैं, चीफ जस्टिस साहब भी अपने फ़ैसलों में कहते हैं कि ये आइनी इदारा है, तो आइनी इदारे को तो आज़ाद होना चाहिए। इन्होंने जिस तरह के एक धांधली शुदा इलेक्शन कराए वो आप सबके सामने हैं कि जो लोग इलेक्ट नहीं हुआ आज पार्लियामान में बैठ के अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं आइन के अंदर। तो देखिए, जो फैसला तो 12 जुलाई का क्लियर था। और देखिए, शॉर्ट ऑर्डर जो होता है वो हमेशा फैसला होता है कोर्ट का, उसकी रीजनिंग के लिए इंतजार नहीं करना होता। उन्होंने सारे पॉइंट्स लिख दिए थे और कहा था अगर किसी चीज पे आपको पहले बात है कोई कोर्ट वजाहत नहीं देती, लेकिन बिकॉज ये ऐसा इशू था कि बल्ले का निशान ले लिया गया और उनको नहीं दिया गया, उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया। इस बात पे 11 जजों ने कहा
बार बार जवाब दिया जी कोर्ट ने। तो आप नहीं तो देखिए ना, पहले उन्होंने वजाहत मांगी कि जी अब ये हम क्या करें, तो उन्होंने 14/9 को उन्होंने एक बयान इशू, उन्होंने वजाहत दे दी उनको कि जी ये सीटें पीटीआई की हैं, उनको दें रिजर्व सीट। फिर ये पार्लियामेंट ने जल्दी से एक एक्शन लिया और उन्होंने एक कानून बना दिया और कहा कि जी हम ये जो जजमेंट को सेट असाइड, नॉट स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा, वो एक उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया। लेकिन ये लोग भूल गए, इनके अपना लीगल डिपार्टमेंट भूल गए कि हमारे जो लॉ है पाकिस्तान का, आइन के अंदर बात है, और जो जजमेंट्स हैं, जो कानून होता है हमारे मुल्क का, वो कह चुकी हैं जब जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है किसी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह कर देती है तो वो बाइंडिंग होता है। उसे किसी झैली कानून बना के पार्लियामेंट उसको ओवरराइड नहीं कर सकती जजमेंट को। तो ये अब जबकि आप देखें उन्होंने लिखा कि जी अभी कानून बन गया और स्पीकर से भी खत लिख दिया, जो चीज़ हाँ ये कंट्रोल करती है, ये पीडीएम की हुकूमत या जो इत्तेहाद है, उनके स्पीकर से खत लिखवाए गए कि जी आप हमें सीटें दे दें। मतलब ये माले गनीमत है कि सीटें दे दें। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को कह चुकी है 11 जजेस की, जो इसमें माइनॉरिटी जजेस भी थे, उन्होंने भी कहा ये सीटें पीटीआई की हैं, फिर भी नहीं दी गई। लेकिन फिर यही तो बात है, आखिरी बार वजाहत में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होंगे, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है जी। लेकिन तो हमें समझ नहीं आता, इतनी पेशेंस हमें पहले कभी नजर नहीं आई, इस दफा तो अदालत बड़ी पेशेंस का मुजाहरा नहीं। देखिए उसकी कई वजूहात हैं। आपने देखा कि एक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरीका कार था बेंच बनाने का, हाँ। वो 3 जजों का उसमें था। वो आपने देखा एक ऑर्डिनेंस पास करके वो वही इख्तियार जो चीफ जस्टिस ने बड़े उससे कहा था मैंने दे दिए, वो वापस उनको दे दिए गए। अब किसके पास इख्तियार आ गया बेंच बनाने का? इन चीफ जस्टिस साहब के पास। उन्होंने क्यों नहीं बेंच बनाई या उन्होंने क्यों नहीं रिव्यू लगाया इस केस का? तो अब तो पूरा इख्तियार उनके पास है, क्योंकि देखिए हर तरफ से कोशिश थी कि ये जजमेंट इंप्लीमेंट ना हो और जो सीटें पीटीआई को ना दी जाएं ताकि तरामीम कराने में उनका हो। आज आपने देखा पूरे कोशिश की गई कि ये आज वो इशू कर दें, ये सीटें उनको दे दें ऑपोजिशन को। अजलास भी हुआ, उनके वकला ने भी कह दिया कि हाँ ये सीटें ये लॉ बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं। आर्टिकल 189 ये भूल गए, आर्टिकल 190 को भूल गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि ये सारी जजमेंट बाइंडिंग होती है हर इदारे पे। ये भूल गए कि सारे इदारों को सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए आना है, उनकी ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराना है। उसके बावजूद लेकिन बहुत से वकला का इस बात पे इख्तिलाफ है, ये हमें वकला भी तो उस पे बटे हुए नजर आते हैं। नहीं, आई डोंट एग्री। इसलिए देखिए मेजॉरिटी ऑफ वकला जो है, मेजॉरिटी मतलब मैं कहता हूँ 99% वकला अब इस साथ कहते हैं कि आइन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती, आज़ादी सुप्रीम कोर्ट की नहीं सल्ब कर दी जाती। जो ये चीज़ें अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह वकला बरादरी इसके बारे में अपना लाएहल पूरा तय करेगी, बल्कि तय कर लिया है, कमेटी भी बन गई है सारे वकला की, जिसमें हर ग्रुप के लोग वकला बिरादरी इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता, क्या वकला बिरादरी इस बात पर मुत्तफिक है, सारी वकला बिरादरी, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है और उसके पैरेलल अगर पार्लियामेंट कोई कानून साजी कर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना जरूरी है, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की उसके बाद कोई अहमियत नहीं होगी? क्या वकला बिरादरी इस पर मुत्तफिक है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए हम सब पे भी आर्टिकल 189 सब पाबंद हैं हम लोग। देखिए आइन के अंदर अदलिया का अपना एक मुकाम है, आइन उसको ये पावर देता है। देखिए सबको, पार्लियामान को भी हक देता है कानून बनाने का, तरमीम करने का, लेकिन कोई तरमीम ऐसी नहीं हो सकती जो दूसरे जो डिपार्टमेंट होता है आइन के अंदर, जैसे हुकूमत का या इसका अदलिया का, कि उससे उसकी जो ताकत जो आइन देता है वो वापस ले ले। ये नहीं हो सकता। अब ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट को रैप अप कर दिया जाए। देखें बात तो शुरू हुई थी फेडरल कोर्ट से, हाँ। अब आ गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे, और 3 जजेस जो होंगे सीनियर जो होंगे, उनमें से चीफ जस्टिस पार्लियामानी कमेटी। हमारी स्ट्रगल रही है इस मुल्क में ये पिछले 76 साल में कि सीनियरिटी की बेसिस पे जज होंगे तो वो सही फैसले होंगे। आप देखिए जब जस्टिस मुनीर को सीनियरिटी प्रिंसिपल वायलेट करके बनाया इन द 1950s, तो आप देखिए हमारे 200 केस आया और मौलवी तमीज़ुद्दीन केस आया, उससे आज तक हम रिकवर नहीं कर सके। और आज फिर आप देखिए जस्टिस सजाद अली शाह मरहूम ने अपना फैसले किया, जिन शहीद बेनज़ीर ने उनको आउट ऑफ टर्न चीफ जस्टिस बनाया, उन्हीं की गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ मिसालें दी जाती हैं अमेरिका की, यहाँ मिसालें दी जाती हैं बरतानिया अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं बड़ी। अब आप हर चीज की मिसाल देते हैं अपने गलत फैसले को। अमेरिका के अंदर तो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी है, आपको पता है वहाँ प्रेसिडेंट जो होता है, हुकूमत जो होती है वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं होती। वो प्रेसिडेंट के अंदर आइन उनका देता है कि प्रेसिडेंट जज अपॉइंट करेगा, पार्लियामेंट को उनका आइन कहता है कि वहां से क्योंकि सदर खुद अपॉइंट कर रहा होता है, वो वहां से
सेनेट से अप्रूवल होगी, और जिस सदर की सेनेट में मेजॉरिटी होती है वो वहां से वो करा लेता है अपने। अब देखिए कभी वहां कंजर्वेटिव की मेजॉरिटी हो जाती है, कभी लिबरल्स की। अब ट्रंप साहब ने 3 अपॉइंटमेंट्स किए तो उन्होंने पूरा शिफ्ट कर दिया बैलेंस, क्योंकि वहां सिर्फ 9 जज होते हैं, वो भी ताहयात होते हैं। तो आप देखिए कि अब सारे जो लिबरल फैसले थे वो सब उन्होंने रिवर्स कर दिए। तो अब आप ये देखिए ना, ये आप उस तरह का सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं कि वो सदर की अपॉइंटमेंट से चेंज होता रहे। पहले भी पाकिस्तान के अंदर यही होता था कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस, लेकिन वो इतनी बाइंडिंग होती है। 96 में फैसला आया कि वो बाइंडिंग होती है। फिर असद अली का केस आया 98 में, उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन मीन्स मीनिंगफुल कंसल्टेशन, कि आप उसकी जो चीफ जस्टिस उसकी। लेकिन इसको खत्म करने के लिए इन्हीं सब ने जो आज बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं, इन्होंने 18वीं तरमीम की, जिसके अंदर उन्होंने सारी ये बातें की कि कमीशन बनेगा, वो 18वीं 19वीं और कमीशन बनेगा, एक तरीकाकार खुद मुरतब किया उन्होंने। तो फिर आप उससे पीछे हट रहे हैं। तो इसका मतलब है जो पार्लियामानी कमेटी करेगी ट्रेजरी बेंच का, उनका तो कोई रोल नहीं होगा। तो ये तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत के रहमो करम पर ही होगा ना। 3 जजेस का, 3 या सीनियर, जी बिल्कुल, देखिए आप जजेस का पैनल होगा, फिर वो होगा कि कौन खुशनुदी हासिल करे, कौन आगे जाए, कौन हमारा इंतखाब हो। तो ये एक दौड़। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, तारीख बड़ी जालिम चीज़ है। तारीख हमारी एक बेसिंग है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अभी आपने किसी को भी आउट ऑफ टर्न बनाया या एक तरीका बनाया कि सीनियर की जगह हम नंबर 3 को बना देंगे, नंबर 2 को बना देंगे, आप देखिएगा कि वो जज जो होगा वो फिर उन्हीं के खिलाफ फैसले कर रहा होगा। आप देखिएगा, ये आप मिसाल दे रहे हैं जैसा हमारा आर्मी चीफ के इंतखाब के मौके पर होता है। ये माजी की बड़ी मिसालें मिलती हैं। आप देखिए जनरल जिया, आप देखिए शहीद भुट्टो ने जनरल जिया साहब को कितने जनरल्स को सुपरसीड करके, जनरल मुशर्रफ को किसने लगाया था और बाद में क्या हुआ, आप देख लीजिए क्या हुआ। नहीं, आप इसको देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब ने आउट ऑफ टर्न अपॉइंट किया, वहां देख लीजिए क्या हुआ। उन्होंने ही उसको देखिए, आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को रखे होते हैं, और जो सर्विंग लोग होते हैं, जो सीनियर मोस्ट होता है और जो रिटायर नहीं हुआ होता, आप उसको बनाएं। तो फिर आप देखिए कि फिर आपका मेरिट पे होगा सब काम। जो देखिए, क्योंकि एक सिस्टम होता है, आप सीनियर को बनाएंगे, उसका अपना होता है, सब उसकी इज्जत करेंगे। देखिए जो जूनियर बन जाता है तो नेचुरली वो सीनियर्स की क्या हैसियत रह जाती है फिर उसमें। सही। और आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। इस पर भी आप लोगों को इख्तलाफ है? नहीं, पार्लियामान का मैंने सुना है कि वो, मुझे नहीं पता, मैंने ये असल में ये ड्राफ्ट हमने देखा नहीं है, आप लोगों के पास आ गया, हमारे पास है, जो आज मीडिया पे सारा सर्कुलेट कर रहा है। वो क्या है, कौन अपॉइंट करेगा? आईनी बेंच के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। और वो देख लेना, उन 3 सीनियर जजेस को लगाएगा कौन। एक पीछे से पूरी चेन चलेगी ना। नहीं, वो तो होपफुली सीनियरिटी प्रिंसिपल, वो तो सीनियरिटी हो गई। ये ना हो कि कहने अब वो भी वो तय करेंगे कि सीनियर कौन है। हाँ, बिल्कुल। सीनियर तो वहाँ टाइम से होता है ना, आदमी जो पहले अपॉइंट होता है वो सीनियर होता चला जाता है। तो यही होता है। अब आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाउंड है कि जो आज की वजाहत है इसके बाद कोई गुंजाइश बच नहीं जाती है कि कोई उज़र पेश किया जाए या कोई मजीद वजाहत मांगी जाए? नहीं, आज लिख दिया कि आप कोई और वजाहत कोई नहीं मांगेगा, ये तो लिख दिया उन्होंने। लेकिन वो बाउंड है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मैं तो नहीं समझता वो अपने आप को समझते हैं। वो तो समझते हैं वो हर चीज़ से बालातर है, क्योंकि उनको जहाँ से हुक्म आ रहा है वो उससे बाउंड है। आइन और पाकिस्तान से वो बाउंड नहीं है। अगर ये आइनी तरमीम हो जाती हैं, आज भी वफाकी काबीना का इजलास शाम गए बुलाया गया, कल तक मुलतवी हो गया। आज ये बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सेनेट में पेश कर दिया जाएगा ये मुसवदा। नहीं, लेकिन आप देखें लोगों ने तो यहाँ तक आए, हम पास करा के दिखाएंगे। हाँ। तो दिखा दें जी, हम भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार करें। इससे हमारा अदालती इस्लाहात, आप क्या समझते हैं, अदालती ढांचे में बेहतरी आएगी या मजीद सिस्टम वर्स्ट हो जाएगा? देखिए, अगर आपकी आज़ाद अदलिया की बात पे कदगन लग जाए तो बेहतरी कैसे आएगी? और आपके जज अपॉइंट हों, अपनी पसंद के लोगों को आप अपॉइंट करें जजेस, तो उससे बेहतरी क्या आएगी? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब दूसरी जंग अजीम हो रही थी हिटलर की, और हिटलर हमले कर रहा था बरतानिया पे, तो उन्होंने कहा कि जी हम बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल को कहा गया कि जी हम तो जंग हार जाएंगे और हमारे पास तो इतने हथियार नहीं हैं, और वो हम पे रोज़ बड़े हमले कर रहा है, बड़ी पावरफुल मुल्क है। उस चर्चिल ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने के वज़ीर आज़म, उन्होंने एक बात की, उन्होंने अपने वो वुज़रा जो उनके पास ही बात करे तो उन्होंने कहा क्या हमारी अदालतें काम कर रही हैं?
उन्होंने कहा जी कर रही है। उन्होंने कहा हम जंग नहीं हारेंगे, क्योंकि देखिए जब आज़ाद अदलिया काम कर रही होती है, इंसाफ लोगों को मिल रहा होता है, तो लोगों का सबका स्टेक होता है। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास इतने टैंक्स हैं, इतनी बड़ी मिलिट्री है, अगर अदालतें काम कर रही हैं तो हमें इंसाफ मिलेगा, हमारी अदालतें काम कर रही है, यानी जंग हो रही है, उसके बीच में भी उनकी अदालतें काम कर रही थी और रोज बॉम्बिंग होती थी लंदन की और इंग्लैंड बहुत वगैरह की। शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, मेरे बहुत बड़ी बात कही माहिर कानून, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ होंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आइन या दस्तूर पाकिस्तान एक ऐसा कौमी डॉक्यूमेंट है जिसमें तरामीम में अगरचे पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी रखी गई है, लेकिन इसमें तरामीम के लिए एक जो कंसेंसस है ये जमहूरियत की रूह हुआ करती है, यानी कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर इत्तफ़ाक़ राय होना ज़रूरी है। लेकिन 26वीं आइनी तरामीम इस हद तक कंट्रोवर्शियल ये मसला बन गया है, इतना मतनाज़ हो चुका है कि माजी में इसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती, बल्कि वोट पूरे करने के लिए हर वो हरबा आजमाया जा रहा है जो इस तरमीम को और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर रहा है। गुज़श्ता तरामीम में सबसे बड़ी तरमीम 18वीं तरमीम थी, जिसमें हमने देखा सूबों को खुद मुख्तार बनाया गया, सूबा सरहद का नाम KP रखा गया, सदर से असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार वापस लिया गया। इन तरामीम पर हमने देखा पीपल्स पार्टी का दौर था, कंसेंसस पैदा करने में हुकूमत को लगभग 10 महीने लगे थे, लेकिन ऐसी कोई खींचातानी नहीं हुई थी, बल्कि मुल्क की तमाम बार काउंसिल्स और अवामी राय भी ली गई थी। जनवरी 2017 में जब 24वीं आइनी तरमीम पास हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया, मई 2018 में 25वीं आइनी तरमीम में कबायली इलाकों को सूबा KP में शामिल किया गया। इन सब तरमीम को हमने देखा आवाम के सामने खुल्लम खुला मंजूर किया गया, मामला कंट्रोवर्शियल नहीं बने। लेकिन आज ये मतनाज़ आइनी तरमीम एक ऐसे वक्त में आ रही है जब हुकूमत का अपना मैंडेट भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के इल्ज़ाम में कहीं फंसा पड़ा है। सुबह कहा जाता है कि सब पार्टियां एक पेज पर हैं, रात को खबर मिलती है कि फासले और बढ़ गए हैं। मौलाना और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान जो मेजर एक डिफरेंस है वो आइनी अदालत और आइनी बेंच का था। आज पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ। कहा जा रहा है कि खुसूसी कमेटी ने 26वीं आइनी तरमीम का 26 नुकाती मुसवदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। खुर्शीद शाह साहब ने भी इस कमेटी के इजलास के बाद बताया, मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी 3 सीनियर तरीन जजेस के पैनल में से होगी, जो 3 साल के लिए होगी। ये तकर्रुरी 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। मुत्तफ़िक़ा ड्राफ्ट में सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ दी गई है। आइनी बेंच के जजेस की तकर्रुरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आइनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। मुसवदे में चीफ जस्टिस से सुमोटो नोटिस लेने का इख्तियार ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल है। आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ के तहत पार्टी सरबराह की हिदायत के खिलाफ वोट शुमार किया जाएगा। 26 नुकाती मुसवदे पर इत्तफ़ाक़ राय एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब यह खदशा पैदा किया गया था कि मौलाना एक बार फिर हुकूमत से नाराज़ हो गए हैं। लेकिन गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि एक तरफ हमारे साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अरकान पार्लियामेंट को अगवा किया जा रहा है। ज़ोर ज़बरदस्ती का तरीका रहा तो बदमाशी का जवाब बदमाशी से देंगे। क्या कहा मौलाना साहब ने, ज़रा देखिए। हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। उसमें हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासान किया जा रहा है। इस किस्म के रवैयों के बाद अगर हुकूमत का ये रवैया रहता है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात के प्रोसेस रोक दें। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। नाज़रीन, जहां हुकूमत मुफाहमत की दावेदार है, वहीं नंबर्स को पूरे करने के लिए अरकान पार्लियामेंट के फैमिली मेंबरान को अगवा करने के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। BNP की सेनेटर नसीमा एहसान और JUI के कामरान मुर्तज़ा ने गुज़श्ता रोज़ सेनेट के फ्लोर पर क्या कहा, ये भी सुनिए।
कोई मसाइल ऐसे नहीं हैं जिनका हल ना हो। जनाब वाला, अगर मिल बैठ के बात करें, उस मसाइल की जानिब जाएं जिसे हम हल करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, बजाय कि चादर और चादीवारी की पामाली हो। मसले हल हो सकते हैं, बजाय कि मसाइल को और मज़ीद बड़ा और गहरा करें। जनाब वाला, शुक्रिया। अगर पाकिस्तान को आप लोगों ने चलाना है तो खुदा के वास्ते इसको जो है ना इस तरह से वोट ना ले। मेरी पार्टी के लोगों को भी धमकाया भी जा रहा है और गालियां भी दी जा रही हैं। अगर इस तरह से लेके जाना है तो फिर अख्तर मेंगल ने अगर रिजाइन किया, कल नसीमा रिजाइन कर देगी और भी हम में से 5-7 लोग रिजाइन कर जाएंगे। उन 5-7 लोगों में मैं खुद भी हूँ। अब इन अरकान की बातें सुने तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं तो क्या है। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों के अरकान के इल्ज़ामात से पहले आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती के कायल नहीं हैं, आईनी तरमीम मुश्तरका इत्तफ़ाक़ राय से लाना चाहते हैं। क्या कहा था उन्होंने, ज़रा देखिए। जो पार्लियामान का ये कमेटी बना है जिसमें हर सियासी जमात तो इस पार्लियामान में मौजूद है, हुकूमत हो, हुकूमत के इत्तेहादी हो, अपोजिशन हो, वो ये नहीं हमने दबाव से, खौफ से, जोर से, जबरदस्ती कुछ करना। ये कमेटी कायम किया गया है कि कम से कम जब हम ऑफिस आते हैं तो वहाँ हम प्रोफेशनली काम करें ताकि अवाम का मसला हल हो। बिलाशुबा नून लीग की आईनी तरमीम पास कराने की नाकाम अटैम्प्ट के बाद अब बिलावल भुट्टो ये बोझ उठाया तो हुआ है उन्होंने, लेकिन उनका ये दावा कि किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, ये किसी हद तक सच है। क्या नंबर्स पूरे करने के लिए फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है? क्या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त के लिए बेंच बनाने पर सदारती ऑर्डिनेंस लाना, क्या ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है? क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटों से रोकना, क्या ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है? क्या बार बार सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले को ना मानना और वजाहत पर वजाहत मांगना, क्या ये जोर जबरदस्ती नहीं है? क्या स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने खड़ा करना, क्या ये जोर जबरदस्ती नहीं है? क्या पार्लियामेंटेरियन के रिश्तेदारों को मुबैना तौर पर उठाकर उन पर वोट देने का दबाव डालना, क्या ये जोर जबरदस्ती नहीं है? मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और मियाँ नवाज शरीफ के करीब तरीन समझे जाने वाले सियासतदान मियाँ जावेद लतीफ़ साहब यहाँ तक कह रहे हैं कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती जो है ये तहरीके इंसाफ के लिए कहीं से सहूलतकारी हो रही है ताकि तरमीम को कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके। उनके इस बयान की क्या वजह है, क्या बैकग्राउंड है, वो क्या मतलब है कि क्या तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो ये खुद करवा रहे हैं या कोई उनके लिए ये सारे रास्ते जो है वो बना रहा है हमदर्दी हासिल करने के लिए? इसी पर जावेद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपने वक्त दिया। मियाँ साहब, अभी आपने सुना कामरान मुर्तज़ा साहब ने क्या कहा, नसीमा एहसान साहिबा ने क्या कहा, वो बेचारी कहती क्या, वो तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। किसी की बीवी को उठाया जा रहा है, किसी के बच्चे को अगवा किया जा रहा है, किसी को लॉजिस तक महदूद किया जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमारा इत्तफाक राय हो गया है। आप ये किस बेस पर ये बात कर रहे हैं मियाँ साहब कि ये तहरीके इंसाफ के लिए जो है ये सब कुछ उन्हीं के लिए सहूलतकारी हो रही है, उनके लोग उठाए जा रहे हैं, उन्हीं के लिए सहूलतकारी हो रही है? इस बात का क्या मतलब है? देखें शाजिया, पहली बात तो ये है कि मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं समझता हूँ कि आइन बने या आइन में तरमीम हो, अगर वाज़िया अक्सरियत की बजाय वो मुतफ़िक़ा तौर पे हो तो वो मुक़द्दस जानी जाती है, उसको एहतराम की नज़र से देखा जाता है, उस पर अमल करना हर एक के लिए आसान भी होता है और वो पाबंद भी होता है। मगर अक्सरियत के बलबूते पे अगर आप कोई तरमीम ले भी आएँ तो उसको कोई मुक़द्दस नहीं जानेगा, उस पर उसका कोई एहतराम 73 के आइन की तरह या 18वीं तरमीम की तरह कोई नहीं करेगा। जहाँ तक सवाल है आज की तरमीम का या आज की तरमीम के हवाले से जो बहस पिछले कई दिनों से जारी है और मुख्तलिफ़ बातें सुनने को मिलती हैं, बदकिस्मती ये है कि ख़ास तौर पर एक अदारे की जो अमेंडमेंट है उसके हवाले से जो आइन में तरमीम है ज़्यादा शोर उसके हवाले से है। और बदकिस्मती ये देखें कि जो आप ख़ुद भी कह रही थी कि 8 जजेज़ इंतहाई मोहतरम जजेज़ का जो फ़ैसला है, मैंने कभी इससे पहले ऐसे नहीं देखा कि एक बिल्डिंग में बैठे इंतहाई मोहतरम तमाम जजेज़ साहबान जो हैं वो ख़त व किताबत के ज़रिए एक दूसरे से बात कर रहे हों, जबकि एक बिल्डिंग में
तशरीफ़ फरमा भी हों। मैंने कभी ये नहीं देखा कि आइन को रीराइट किया जाए और शोर ना उठे। ये शोर उठेगा। और जब आप देखें कि जिस बिल्डिंग से फ़ैसले आने हैं या जिस बिल्डिंग से इंसाफ लोगों को मिलना है या आइन की तशरीह होनी है, अगर वहाँ से रीराइट आइन होगा, जिस तरह के आप देखें जस्टिस बंदयाल साहब ने एक फ़ैसला जब उनको ज़रूरत थी कि अदम एतमाद का जब वक्त आया पंजाब असम्बली में, तो एक वोट भी कोई कास्ट करेगा, अकाउंट भी नहीं होगा और डी सीट भी हो जाएगा। जब दूसरी दफ़ा उसी असम्बली में ज़रूरत पड़ी तो वो उन्होंने कहा कि जनाब वोट भी अकाउंट होगा और डी सीट भी नहीं होगा, जिसको आपने रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको आप देख रहे हैं। फिर ये कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग का जो है वो डोर खोल दिया गया, हालांकि ये बात नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के गलत दिए गए फैसले को दुरुस्त किया गया। अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ, गुजारिश इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ लूं अगर आप इजाजत दें। इसी से जुड़ा एक सवाल, 63A से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। ये जो फ्लोर क्रॉसिंग की आप बात कर रहे हैं, आइन को रीराइट किया गया, उमर अता बंदयाल जज साहब ने जब समझा, जिसे हम नज़रिया ज़रूरत हमेशा कहते हैं, चले वो रिवर्स हो गया। इसके बावजूद जब फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त है, जब हुकूमत को इतना कॉन्फिडेंस है कि हमें जो है ना वो लोग ज़मीर के आवाज़ पर भी वोट देंगे, बिलावल साहब ने भी ये बात की है, उसके बावजूद लोगों को उठाना, अगवा करना, उन्हें बाउंड करना, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करना, जब सारे फैसले आपके हक में आ रहे हैं, जब सारे मैदान आपके लिए साफ़ हो रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को उठाने का, उनके बच्चों को उठाने का, बीवियों को उठाने का जनाब जवाज़ क्या है? शाजिया, पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं, मैं किसी तौर पर भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता अगर ऐसा हुआ है तो। अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये वही करने वाले हैं जिन्होंने 8 फरवरी के नताइज बनाए, फिर ये वही करने वाले हैं जिन्होंने पिक एंड चूज़ किया। बदकिस्मती ये देखें कि अगर अदारों के अंदर अदारे बन जाएं, बदकिस्मती ये है कि अगर अदारे फ़ैसला कुछ करते हैं और उसमें बैठे हुए कोई ताकतवर लोग या बाअसर लोग अपनी मनपसंद पे फैसले देते हैं, जिस तरह के 8 फरवरी को हुआ है। हमें कहा जाता है फार्म 47 की पैदावार, तो मुझे ये कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा में फार्म 47 की पैदावार हुकूमत नहीं है क्या? आज जो कहा जाता है कि जैन क्रैशी की मिसेस को उठा लिया गया, तो मुझे कोई बताए कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला आज के हैं वो जो कुछ कह रहे हैं उनको क्यों नहीं कोई उठाता? अगर उठाना ही है किसी को, ये सहूलतकारी है, किसी को मजलूम बनाना, किसी के लिए हमदर्दियाँ पैदा करना। और बदकिस्मती ये है शाजिया कि मैं सुनता आया था, देखता आया हूँ पिछले 50 साल से कि अदारों में बैठे लोग किसी के साथ हमदर्दियाँ, या अदारे भी बाज़ औक़ात ऐसा करते रहे हैं कि किसी जमात को बाहर निकाल देना, किसी को ले आना। मगर बदकिस्मती आज देखें कि ये दबाव इस कदर बढ़ता जा रहा है, मदाखलत इस कदर बढ़ती जा रही है कि आपने देखा जो 2022 को एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे जो रैली और जिस तरह का शोर और गुल आपने सुना, मगर आज आप देखें कि आलमी कुव्वतें दबाव डाल रही हैं कि कोई चीफ लगाया जाए, कोई चीफ हटाया जाए। अगर आलमी मियां साहब आप कह रहे हैं कि आज वही लोग कर रहे हैं, बासर लोग, वही लोग गलत कर रहे हैं जिन्होंने 8 फरवरी को नताइज बदले। जो लोग आज गलत कर रहे हैं, इसका मतलब जिन्होंने 8 फरवरी को नताइज बदले वो भी गलत थे, और उन नताइज की सूरत में जो हुकूमत बनी है और वही हुकूमत आज जो आइनी तरमीम करने जा रही है, अगर वो हुकूमत गलत है तो फिर आइनी तरमीम कैसे ठीक हो सकती हैं जनाब? ठहरें, रुक जाएं। मैं पहले तो आपको क्लियर ये करना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात का ये मतलब लेना है तो फिर 2018 को भी आप देखें ठीक कि एक जमात को हटा के दूसरी जमात को लाया गया था। 2024 में ऐसा नहीं किया गया। एक जमात को गिराना या लाना नहीं था मकसूद, उनके नज़दीक ये था कि पिक एंड चूज़ हर जमात से किसको उठाना है, किसको गिराना है। ये हुआ है इस इलेक्शन में। और ये मैं ज़िम्मेदारी से आपको बात कहने लगा हूँ कि अदारों के जो सरबराह थे
उन्होंने ये सोच नहीं रखी थी, मगर नीचे जो लोग थे वो सारे अपनी मन मर्जियाँ करते रहे, जिसकी वजह से बगाड़ पैदा हुआ और पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पा रहा 8-9 माह गुजरने के बावजूद भी। आप आज देखें कि इंतहाई काबिल एहतराम जुडिशरी जो है, आप देखते हैं कि कल या परसों जो कुछ रोड्स पे हुआ, जिस तरह जलाओ घराव हुआ, उनको लोग अदारे पकड़ते हैं और वह पूरे के पूरे लोग लोअर कोर्ट जो हैं वो सबको डिस्चार्ज कर देती है। आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान के अंदर कौन सा और किसका एजेंडा हम सब पूरा कर रहे हैं कि एक तरफ आइन कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, एक दफा आज जो बिगाड़ है इस मुल्क में, आज जो इस मुल्क की सूरत हाल है, क्या वो ये आईनी तरमीम के बाद ये बिगाड़ दुरुस्त हो जाएगा? क्या ये एहतजाज ख़त्म हो जाएंगे? क्या ये इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी? क्या हमारे जो मुआशी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? क्या इस मुल्क में इस वक्त जो मसाइल हैं वो इन आईनी तरमीम के ना होने की वजह से हैं? आईनी तरमीम, आज वफाकी काबीना का इजलास था, कल तक मुलतवी हो गया, कल पता चल जाएगा। सेनेट का इजलास था, कल तक मुलतवी हो गया, कल पता चल जाएगा। 2-4 रोज़ में अगर ये मंजूर हो जाती हैं तो क्या यहाँ दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी? होगा क्या? जो नून लीग करना चाहती थी जजिस की तादाद को लेकर, या जजिस की, मैं सवाल पूरा कर लूँ, जजिस की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर, वो भी चीज़ें निकल गई। फिर हाई कोर्ट के जजिस की जो अदली बदली करनी थी, किसी का फैसला पसंद नहीं आया, बलूचिस्तान से उठा के केपी भेज दिया, सिंध से उठा के पंजाब भेज दिया, वो भी अब वापस ले लिया। अचीवमेंट क्या है इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हुकूमत की, नून लीग की? क्या हासिल होगा इन तरमीम से? अब शाजिया, अब आपने बात दुरुस्त कही है। पहले जो आप नून लीग का जिक्र कर रही थी, मैं उससे इत्फाक नहीं करता, क्योंकि आप बात करें हुकूमत की और बात करें तमाम इत्तेहादियों की जो हुकूमत का हिस्सा हैं, क्योंकि हमारे पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं है कि इत्तेहादी ना हो तो आप तो हुकूमत नहीं बना सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आप सवाल कर रही हैं कि किसी को उठा के बलूचिस्तान ले जाएं, बलूचिस्तान को आप सिंध ले जाएं, ये भी बात गलत है। बात असल ये है कि आप जो तरमीम करने जा रहे हैं, क्या इससे पहले तरमीम होती नहीं रही? क्या 2018 के बाद तरमीम नहीं हुई? मगर क्या वजह है कि आज शोर ज़्यादा उठ रहा है? वजह सिर्फ ये है कि जिस अदारे के अंदर तरमीम लाई जा रही है और जिस पे वकला बार या दीगर लोग जो हैं वो बात करते हैं, वो वजह ये है कि उस अदारे के अंदर क्या आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले होते आए हैं? क्या मार्शल लॉ जब मार्शल लॉ लगती आई हैं, क्या वहाँ से कोई रुकावट कभी बनी है? अदलिया नहीं बनी। आइन कानून के मुताबिक कभी वो खड़े हुए हैं? नहीं खड़े हुए। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कभी किसी वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया, कभी किसी को नाहल कर दिया, कभी किसी को ताहियात नाहल कर दिया, ये ज़रूर हुआ है आइन कानून से हट के। मगर आज जो कुछ वहाँ से फैसले आ रहे हैं, क्या 9-10 मई हुआ नहीं है? क्या 190 मिलियन पाउंड किसी ने हड़प नहीं किया? क्या जुडिशल कम्प्लेक्स पे किसी ने कब्ज़ा नहीं किया? क्या पेट्रोल बम किसी ने नहीं फेंके? और ये दहशत गर्दी जो आए रोज़ आप देखते हैं, या आए रोज़ आप सहूलतकारी नहीं भुगत रहे ना, नहीं भुगत रहे। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि आप एक झूठी खबर सोशल मीडिया पे चलाते हैं कि फ़लाँ बच्चे या बच्ची के साथ ये सलूक हुआ है। आप उस आइडेंटिफाई करती है कोई एजेंसी, तो आप को सामने पेश किया जाता है और शाम को वो बंदा घर आ जाता है। आप किस तरह लेके चलेंगे? आप किस तरह इस्तेहकाम पैदा कर सकेंगे माशरे के अंदर कि आप पाकिस्तान के अंदर जो बगाड़ करने वाले हैं वो आज़ाद फिर रहे हैं और जो बनाने वाले हैं वो अंदर हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर मियां जावेद लतीफ़ साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 2 सालों में ये जो एक हफ़्ता है, ये एक ऐसा हफ़्ता रहा है जिसमें अडयाला जेल में कैद इमरान खान सबसे बड़ी सुर्खियों का हिस्सा नहीं रहे हैं।
सबसे बड़ी खबर जो आजकल है वो है मतनाज़े आइनी तरमीम, और इस खबर का सबसे मकबूल किरदार कोई और नहीं मौलाना फजलुर रहमान, जिनके घर की एक ही छत तले एक ही वक्त पर दो दो मीटिंग्स चलती हैं, एक तहरीक इंसाफ वालों से और एक बिलावल भुट्टो जरदारी के। आज मौलाना साहब जिस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों से बात कर रहे थे, ऐन उसी वक्त बिलावल भुट्टो भी उनके घर पहुंचते हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हैंडशेक भी किया और मौलाना साहब उनके साथ दूसरे कमरे में मीटिंग के लिए चले गए। अगरचे तहरीक इंसाफ इन तरमीम के लिए पार्लिमानी कमेटी में शामिल है, लेकिन हुकूमत जो तरमीम कर रही है वो इन तरमीम के हक़ में बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि कोई मुसव्विदा या कोई ना कोई तजवीज़, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान को भी वो तरमीम के ख़िलाफ़ कायल ही कर रहे हैं। वैसे तो मौलाना साहब की कौमी असम्बली में 8 सीटें हैं, लेकिन इस वक्त हुकूमत इत्तेहाद के लिए एक एक मेंबर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले इन तरमीम को निपटाना ही हुकूमत की अवलीन तरजीह है। 25 अक्टूबर को मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो रहे हैं, और आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बकौल तहरीक इंसाफ के न सिर्फ इन तरमीम को वाइंड अप करेंगे, बल्कि तहरीक इंसाफ के फॉर्म 47 के इल्ज़ामात पर भी एक्शन लेंगे, ये तहरीक इंसाफ कहती है। तहरीक इंसाफ का ये भी इल्ज़ाम है कि ये हुकूमत इत्तेहाद इस मतनाज़े आइनी तरमीम के ज़रिए मौजूदा चीफ जस्टिस को किसी न किसी शक्ल में पावर में रखना चाहते हैं, वो आइनी अदालत की सरबराही हो या कोई आइनी डिवीज़न। आइनी तरमीम को लेकर बैरिस्टर गौहर की सरबराही में तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना साहब से मुलाकात हुई, जिसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना साहब से इत्तफाक़ राय हो गया है, लेकिन हतमी फ़ैसला इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद होगा। क्या कहा गौहर साहब ने, ज़रा देखिए। हमने पहले दिन से ये अर्ज़ किया था कि जो भी हमारा वोट होगा, जो भी हमारी कंसेंसस अगर इस पे डेवलप्ड होगा, हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, आज की ख़बरों पर नज़र दौड़ाएं तो बड़ी एक अजीब सी बात हमें नज़र आती है कि बिलावल भुट्टो का इत्तफाक़ राय मौलाना साहब से हो गया है, मौलाना साहब का इत्तफाक़ राय तहरीक इंसाफ से हो गया है, उधर भी इत्तफाक़ राय इधर भी इत्तफाक़ राय, तो इख्तलाफ़ राय कहाँ है? तो नाजरीन, इख्तलाफ़ राय मिलता है तहरीक इंसाफ के अंदर, यानी ऐसा लगता है कि इमरान खान के बाद इस पार्टी में सभी बड़े हो गए हैं, या फिर ऐसा लगता है कि पार्टी में शायद कोई बड़ा बचा ही नहीं। यानी जब मुज़ाकरात की बात आती है, सभी अपना अपना बयान देते हैं, सभी अपनी अपनी पॉलिसी लेकर आते हैं, चाहे वो पार्टी पॉलिसी हो या ना हो, और जब एहतजाज पर की कॉल पर निकलने की बारी आती है तो कोई बड़ा लीडर नज़र नहीं आता। एक लीडर एहतजाज की कॉल देता है तो दूसरा उसे वापस लेने की बात करता है। पार्टी में धड़ेबंदी है आज, और बार बार एहतजाज को मुलतवी करने पर पीटीआई के डाई हार्ड कारकुनान भी आज पार्टी रहनुमाओं से नाराज़ हैं। अब सवाल ये है कि इन तरमीम को लेकर जो पीटीआई शोर मचा रही है, मौलाना साहब से मुलाकातें हो रही हैं। आज खुसूसी कमेटी का जो इजलास हुआ खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में, वो तो इजलास के बाद बाहर आकर बड़े धड़ल्ले से उन्होंने कहा कि इत्तफाक़ राय हो गया है, मुतफ़िक़ा तौर पर आइनी तरमीम का जो मुसव्विदा है वो मंजूर हो गया है। पीटीआई बाहर आकर कहती है मुसव्विदा मंजूर नहीं हुआ है, तो मौलाना साहब भी के साथ वो कहते हैं कि हमारा इत्तफाक़ राय हो गया है। अब जब एक दूसरे के साथ इनका बाहर इत्तफाक़ राय है, तो मीडिया पर आकर इख्तलाफ क्यों दिखाते हैं ये लोग? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब आपका। नईम हैदर साहब, पीपल्स पार्टी भी कॉन्फिडेंट है कि मौलाना साहब का उनके साथ इत्तफाक़ राय हो गया है, आप लोग कहते हैं कि मौलाना साहब का आप लोगों के साथ इत्तफाक़ राय हो गया है, तो इख्तलाफ किसका कहाँ पे है फिर? खुर्शीद शाह साहब इजलास से बाहर निकल कर कहते हैं कि मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी हो गई है मुसव्विदे की, तो ये इख्तलाफ कहाँ है फिर? देखें, तहरीक इंसाफ का पहले दिन से बड़ा मौक़िफ़ जो है वो क्लियर रहा है, और हमने पहले दिन से कहा कि हम किसी सूरत जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जो है वो तस्लीम नहीं करते। पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ यही रहा, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास ऑलरेडी आइन है मौजूद है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करा ली जाए, या जितने बाकी कवानीन हैं उन पर ही करा ली जाए। उन पर तो किया नहीं जा रहा। पूरे मुल्क के अंदर कहीं पर दिखा दें कि किसी को बुनियादी हकूक हासिल हैं, जो भी अगवाकारियाँ, छापे, गिरफ्तारियाँ, कारोबार बंद, सारा कुछ वो पूरी दुनिया ने देखा है। नंबर 2 बात ये आ गई कि जब मौलाना साहब से, क्योंकि हमारी ओवरऑल जो अलाइंस है वो बात थी जो है कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो भी जमात आवाज़ उठा रही है उसके साथ इत्तेहाद करने के हवाले से खान साहब की वाज़ेह हदायत थी। अब बात ध्यान रह गई कि मौलाना साहब ने हमें ये कहा कि ये तरमीम लाना चाहते हैं, जिसको मैं भी सपोर्ट नहीं करता और आप भी सपोर्ट नहीं करते।
तो इन्होंने जो जबर करना है या जो जबर कर रहे हैं या जो एक हैरासमेंट का माहौल है या जो जिस तरह से आपके लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो अगर मैं कोई तजवीज़ देता हूँ तो आप की राय क्या होगी? हमने कहा जी कि आप क्या तक आप अगर कोई समझते हैं और उसमें कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई चीज़ अपनी तरफ से कोई तजवीज़ देना चाहते हैं, तो हम राय आपको देते हैं। सही। उस राय की हद तक हमारी बात जो है उनके साथ जो है वो हुई और हमने अपनी राय दी उनको। अब राय में जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई हम किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पहले दिन से चाहते थे या अब भी चाहते हैं। जहां मौलाना अगर आप चाहते ही नहीं है तो ये फिर आनिया जानिया कैसी? अगर आप सिरे से आईनी तरमीम चाहते ही नहीं है, आप चाहते हैं कि जो मौजूदा आइन है उसी पर अमल कर लिया जाए, तो ये आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। फिर समझ में नहीं आ रहा है, जब आप लोग इस प्रोसेस को होते देखना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर मौलाना के साथ आनिया जानिया, फिर बैरिस्टर गौहर साहब का कहना, सुन ले मेरी बात, मेरा सवाल सुन ले, मेरी बात सुन ले। फिर बैरिस्टर गौहर साहब का कहना कि हाँ मौलाना साहब के साथ तो हमारा इत्तेफाक राय हो गया है, जो मुसवदा हमें दिखाया गया है, हम कल जाकर हम इमरान खान साहब से बात करेंगे, उनके साथ मुसवदे को शेयर करेंगे, उसके लिए कमेटी भी बना दी गई है। तो फिर आप लोग एक तरफ चाहते नहीं हैं, फिर इमरान खान से आप लोग अप्रूवल भी लेना चाहते हैं, मौलाना साहब के साथ इत्तेफाक राय भी किए बैठे हैं, कन्फ्यूजन तो आप लोगों के अंदर है। नहीं देखें, उसके ऊपर बड़ा सलमान कमराया साहब ने जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने थोड़ी देर पहले वजाहत की है, एआरवाई के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने बड़ा उसके ऊपर अपना क्लियर मौक़िफ़ हमारी के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो बात की है वो आप लफ्ज़ों का चुनाव कह सकते हैं। जहाँ तक बात है कि उनके साथ बातचीत की, अभी तक तो मुकम्मल जो है उस मुसवदे के ऊपर हमारी डिस्कशन भी लीगल कमेटी जो है तहरीक इंसाफ की उसकी भी हो रही है। और जहाँ तक बात है कि हमने पहले दिन से मौक़िफ़ रखा कि कोई भी चीज़ अगर होगी हमारे सामने रखी जाएगी, मौलाना साहब की तरफ से भी और मौलाना साहब की हद तक की हमने हमेशा बात की। हालांकि हमने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आम 47 वालों के हवाले से रखा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मुसवदा वो लेकर आए थे उसको तो हमने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल हम इसे तो किसी सूरत देखना भी गवारा नहीं करते। आपको मुसवदे में एतराज़ किन चीज़ों पर है? चीफ जस्टिस की तैनाती जो सीनियर पैनल से होनी है उस पे आपको आप सीधा नुकात जरा शेयर करें ना। आज जो ड्राफ्ट सामने आया है, अगर मीडिया के पास है, आप लोगों ने देखा ही होगा, मौलाना साहब के साथ भी आप लोगों ने डिस्कस किया है, किन अहम पॉइंट्स पर आप लोगों को एतराज़ है? देखिए, मैं वही बात जो है कंप्लीट कर रहा था कि खान साहब के साथ डिस्कशन होगी, तमाम मुसवदे के अंदर जो नुकात होंगे, जो मौलाना साहब ने राय दी है वो रखी जाएगी कि ये चीज़ें हैं और ये करना चाहते हैं। आगे जो सवाल आपने पूछा है उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखें, पहली बात हम कह रहे हैं कि होना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि क्या दोनों ऐवानों के अंदर जो है वो तादाद पूरी है? नहीं है, ना सेनेट के अंदर है ना नेशनल असेंबली के अंदर है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह हमारे लोगों को डराया धमकाया उठाया और सारा कुछ किया गया है या किया जा रहा है, इसी तरह से मौलाना साहब और बाकी जमातें भी, कल आपने देखा कि शोर मचाया जा रहा था, मैंगल साहब ने भी ट्वीट किया और नसीमा भी जिस तरह से रोई कि जिस तरह से ये किया जा रहा है ये कोई तरीकाकार नहीं है। तीन बातें। चौथी बात यह है कि ये सारा प्रोसेस जो किया गया है इसके अंदर जो तमाम जमातें एक तरफ खड़ी हो गई हैं या वो आवाज़ बुलंद कर रही हैं, क्योंकि ये जिस तरह से छुपा कर लाया गया है या जिस तरह का इसके अंदर मकसद है वो उनके तरीकाकार से ही नजर आ गया। क्या आपने अवाम की राय ली है इसके साथ? क्या बार एसोसिएशन को आपने एतमाद में लिया है? तो ये चार चीजें मैंने आपके सामने रखी। ठीक है नईम साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को ये यकीन दहानी करवाई है कि आप जाएं इमरान खान साहब से मिलें और ये मुसवदा उनके साथ शेयर करें, आप मुलाकात करें जाके, क्या ये यकीन दहानी करवाई है? नहीं, देखिए हमारे सामने तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई। जहाँ तक असद कैसर साहब ने थोड़ी देर पहले बात की है कि मौलाना अपना जो बिलावल साहब हैं वो हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन खान साहब से पहले मुलाकात होगी और फिर ही आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि इनसे मिलने के हवाले से या इनसे मुशावरत के हवाले से या उस मुसवदे को जो वो लेकर फिर रहे हैं, कोई उस हवाले से खान साहब की तरफ से हमें डायरेक्शन नहीं है। जहाँ तक बात है कि क्या हमने इस मुसवदे के ऊपर अपनी जो है वो राय दे दी है कि हम इसमें तस्लीम करते हैं या इसे मान चुके हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उसे जो मुसवदा इस वक्त जिसकी मंजूरी की बात की जा रही है कि हमारी तरफ से हतमी फैसला हो चुका है। हतमी फैसला खान साहब के बाद ही होगा। अब जहाँ तक तरामीम की बात है, देखिए सबसे पहले बात यह है कि जो इस वक्त भी मुसवदा घूम रहा है फिर रहा है
उसके मुताबिक ही तमाम इख्तियारात जो हैं वो सारे के सारे उस कमेटी को दे दिए हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होगी या मौजूदा हुकूमत की मर्जी होगी, जो एक चीफ जस्टिस जाहिर है जो तनासुब होगा कमेटी का वो पार्लियामेंट में जो जमातों की नुमाइंदगी उस हवाले से होगा। ट्रेजरी बेंच जाहिर है उनकी उस तरीके से तो नुमाइंदगी नहीं होगी, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जाहिर है जो चुनाव होगा फिर हुकूमत के लोगों का ही होगा, फिर जो चीफ जस्टिस जिसको बनाना है। एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा मामला है। बहुत शुक्रिया आपका नईम हैदर पंजौता तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।